प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ। शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में आपके सामने लग्न, नवांश और दशमांश कुंडली के साथ आया हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपको मैं सबसे पहले ये एक बात बता दूं कि जब कभी भी आप अपनी कुंडली दिखाएं, चाहे कहीं भी, किसी के साथ भी, किसी को भी, तो उससे जरूर ही लग्न, नवांश, दशमांश, बाकी के अन्य जो चार्ट बनते हैं उस पर जरूर ही उसकी दृष्टि डालने और डलवाने का प्रयास करें। और कैसे देखा जाता है लग्न, नवांश, ये एक साथ मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आपने देखा कि लग्न बना मेष का, लग्न के अधिपति मंगल जाकर के यहां बैठे। अब ये देखिए कि यहाँ पे जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अधिपति भी उसके साथ बैठे और साथ में इनके एक परम मित्र सूर्य भी बैठ गए। यानी कि ये भाव ठीक हो रहा है, क्योंकि कोई भी खराब नहीं बैठा है। लग्नेश जहाँ बैठेंगे वो ठीक ठाक फल करेंगे, अच्छे परिणाम देंगे। सूर्य हैं तो वो अपना प्रभाव क्षेत्र थोड़ा कमजोर करेंगे और बुध इस भाव के अधिपति हैं तो ठीक ही है। और यहाँ पे वो लग्नेश जो है वो यहाँ पे बुध की राशि में और यहाँ पे मित्र की राशि में बैठ रहे हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति होकर के। मतलब सप्तम भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में मित्र की राशि में, और यहाँ के अधिपति सूर्य इनके निकट ही बैठे हैं वर्गोत्तम होकर के। इसका मतलब है कि इस कुंडली में सप्तम और पंचम ये दोनों ठीक बनेंगे। धन भाव के अधिपति मतलब मंगल की दशा में व्यक्ति को लाभ मिल सकता है, कर्म क्षेत्र का विशेष, क्योंकि मंगल उच्च के हो जाएंगे तो मंगल की दशा में हम इनको कई तरीके से लाभ से ओतप्रोत होते देखेंगे। जैसे विदेश से हो जाए, जैसे कर्म क्षेत्र के लिए हो जाए, डेली बेसिस के इनकम के लिए हो जाए, डेली रूटीन के लिए हो जाए, व्यापारिक दृष्टिकोण से हो जाए, व्यक्तित्व के विकास के लिए हो जाए, तो ये मंगल की दशा इनको सपोर्ट करेगी। उसके बाद अगर दूसरे भाव यानी कि शुक्र की बात करते हैं तो धन भाव के अधिपति होने के साथ साथ ये जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति होते हैं और वो यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जो व्यक्ति को पेट का रोग या नाभि से संबंधित या नाभि के नीचे के अंग को प्रभावित करते हैं। वो शुक्र यहाँ पे वृश्चिक राशि में, वहां भी, यहाँ भी वृश्चिक राशि में। मतलब दो ग्रह हमने शुरू में आरंभ में देखे, मंगल और दूसरे नंबर पे शुक्र, ये दोनों ही वर्गोत्तम। इसका मतलब है कि वर्गोत्तम ग्रह जब हो जाते हैं तो वो बलवान हो जाते हैं, और जब बलवान हो जाते हैं तो उनकी दशाओं में अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है और वो बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ अपना प्रभाव देने लगते हैं। जब आप इसी ग्रह को यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे भी वो भाव से वर्गोत्तम हो जाएंगे। यहाँ भी अष्टम भाव में, यहाँ भी अष्टम भाव में, यहाँ पे राशि से वर्गोत्तम। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, यहाँ पे भी जो है वो सप्तम भाव की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में बन रही है मंगल की, जो उच्च के हो रहे थे। यहाँ पे शुक्र अष्टम भाव में बैठे थे, जिसके अधिपति गुरु उसे देख रहे थे। इसका मतलब है कि जातक कम से कम अपने आप को अपग्रेड करने में भरोसा रखेगा और समय के हिसाब से बदलाव करने वाला भी होगा, और शुक्र की दशा में उसको लाभ के संकेत भी मिलेंगे। क्लियर है? तीसरे नंबर पे बुध की दूसरी राशि बनती है छठे भाव में, यानी कि तीसरे और छठे भाव के अधिपति होकर के स्वग्रही होकर के बैठे हैं मंगल और बुध जैसे, बुध और सूर्य जैसे दो पराक्रमी और ओजस्वी ग्रह के साथ। यहाँ पे बुध जो है वो लग्न में बैठ रहे हैं। शुभ ग्रह का शुभ ग्रह की राशि में बैठना अच्छा माना जाएगा। धन भाव के अधिपति का लग्न में आना अच्छा माना जाएगा। शुक्र जैसे ग्रह से देखा जाना, यानी कि लग्नेश का लग्न को देखना, ये अच्छी बात होगी। यहाँ पे भी जो बुध होंगे वो जन्म कुंडली में अच्छे ही भाव के अधिपति होंगे, यानी कि बुध की दशा भी इनकी कुंडली में श्रेष्ठ मानी जा सकती है। कर्म क्षेत्र में वो बुध जो है वो थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ एहसास कराएंगे। हो सकता है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़े, पर बाकी दाम्पत्य के लिए और व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के लिए कभी भी वो कमजोर नहीं होंगे। ठीक है। चतुर्थ भाव के अधिपति जो हैं वो चंद्रमा बनते हैं, वो एकादश में बैठे हैं। ये महाभाग्यशाली योग, यहाँ कुंभ राशि में बैठे, और यहाँ पे ये चंद्रमा शनि की ही राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति शनि नीच के हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति की पत्नी को भाग्यशाली कम होते देखा जाता है, या कई बार उनका भाग्य कमजोर सा होता है, या कई बार उनको दुरस्थ जाकर के स्थापित होते देखा जाता है, या कई बार वहां पे मतभेद थोड़े से रहते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। इसे मैं एक सामान्य सा ही संबंध कहूंगा।
वहीं चंद्रमा दशमांश कुंडली के लिए यानी कर्म क्षेत्र के लिए, जहां पे वो बनते हैं पराक्रम के अधिपति, उच्च के होकर के व्यक्ति के कई प्रकार से उसके पौरुषत्व का और उसके पुरुषार्थ का जबरदस्त लाभ देते देखे जाएंगे। मतलब चंद्रमा की दशा भी जातक की कुंडली में कमजोर नहीं होगी, और मैं जहां तक समझता हूं कि उसमें सुख की वृद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान और लाभ की वृद्धि, पराक्रम का लाभ मिलेगा। और यहाँ पे भी अगर चंद्रमा बने तो यहाँ भी वो जो बनते हैं वो तृतीय भाव के अधिपति होकर के भाग्य में बैठ करके तृतीय को वापस देख रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति को उनके बड़े जो भाई भाभी वगैरह होते हैं उनसे भी लाभ के संकेत मिलेंगे। ससुराल से संबंध अच्छे रहते हैं, बातचीत अच्छी होनी चाहिए, ये बात भी दिख रही है। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति सांसारिक भोग से मुक्त होकर के आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। क्लियर है? पंचम भाव के अधिपति सूर्य यहां बैठे थे कन्या राशि में, और यहां बैठे हैं कन्या राशि में, मतलब 3 ग्रह वर्गोत्तम हो गए, मंगल, शुक्र और सूर्य। यहां गुरु के साथ सूर्य के बैठने के कारण व्यक्ति की पत्नी का जो क्षेत्र रहेगा वो निसंदेह एक अच्छा और श्रेष्ठ और सांभ्रांत होने के साथ साथ दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत रहेगा, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं प्रेमी किस्म का होगा, पर मिलनसार होने के अतिरिक्त उनके पास अपने मत को रखने का बिल्कुल पूर्णतया अधिकार रहेगा। मतलब वो अधिकार पूर्वक बात करने वाली होंगी और निस्संदेह अपने अधिकारों का बहुत ही समुचित ढंग से पालन करने वाली भी होंगी और उसके लिए लड़ने वाली भी होंगी। ये बात भी दिखती है। उनके अंदर दार्शनिकता भी झलकेगी और निस्संदेह वो प्रेम को समझने वाली भी होंगी। वहीं सूर्य यहाँ पे चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के नौकरी देते हुए देखे जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में नौकरी के योग बड़े अच्छे होंगे और निस्संदेह ये एक अच्छी बात होगी। सूर्य की दशा में भी मैं इन्हें कमजोर नहीं कह सकता। सप्तम भाव के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा करी थी, शुक्र के बारे में, मंगल के बारे में मैंने चर्चा करी, शनि के गुरु के बारे में चर्चा करता हूं। तो गुरु इस कुंडली के लिए भाग्य और बनते हैं 12वें भाव के अधिपति। यहाँ पे वो नीच के बैठे थे जिनका नीच भंग शनि ने करा था, और वो गुरु यहाँ पे बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं और होते हैं अष्टम के अधिपति। इस कारण से कई बार व्यक्ति की पत्नी और व्यक्ति का पहला बेटा जो पहली संतति होती है उससे कई बार एजुकेशन में उनकी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं, या कई बार वो जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां दिमाग लगा बैठते हैं, या कई बार छोटी मोटी बाधाएं एजुकेशन आदि में उपस्थित हो सकती हैं, और कई बार उनको ज्ञान तो होता है पर उसका संपूर्ण लाभ वो कई बार नहीं प्राप्त कर पाते। ये गुरु यहाँ पे कन्या राशि के बैठे हैं, ये गुरु वहां पे मकर राशि के बैठे, और वही गुरु यहाँ पे शत्रु मतलब गुरु फ्लक्चुएशन में जा रहे हैं। इस वजह से कई बार वो व्यय करवाएंगे, भाग्य का लाभ असंतुलन में हो सकता है, और कई बार व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत खर्च के अधिक होने के संकेत भी मिलेंगे। गुरु की दशा में व्यक्ति का व्यय बढ़ सकता है, गुरु की दशा में व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, गुरु की दशा में व्यक्ति के जीवन में कई बार अलग तरीके का भाव जो दार्शनिकता और अलग तरीके का दर्शन उपस्थित कर सकता है, जहां व्यक्ति के तार्किक क्षमता को और भी ज्यादा बलशाली होते देखा जा सकता है। गुरु की दशा इनकी कुंडली में सामान्यतया अच्छी जाएगी, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो अच्छे होते हैं, और वह से भी इनकी कुंडली के लिए यहाँ पे वो अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए भी वो अच्छे नहीं होते। मतलब दाम्पत्य और कर्म के लिए वो गुरु थोड़े असंतुलन में जरूर दिख रहे हैं, यहाँ पे भी वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को धार्मिक क्षेत्रों में बल की आवश्यकता होगी। उसको हमेशा इस बात का दबाव रहेगा कि वो प्रैक्टिकल थोड़ा कम होकर के सेंटिमेंटल हो, इमोशनल हो, भावनाओं को समझने वाला हो, प्रश्न चिन्ह लगाने वाला ना हो, वेदों में, पुराणों में, आध्यात्मिक चिंतन में आगे रहने का प्रयास करे। हमेशा ही ब्राह्मण, गाय, गंगा और पुराण, वेद आदि में भरोसा जागृत करके रखे, उनसे कभी भी विमुख ना हो। यह दबाव आपके ऊपर रहेगा। शनि दशम और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के यहाँ स्वग्रही थे। यहाँ शनि जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं, जिनका नीच भंग मंगल कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात होगी, पर शनि की दृष्टि जो है वो धन भाव पे पड़ रही है, तो ये ठीक ठाक है। शनि की दृष्टि यहाँ पे उच्च की तो शत्रुओं के दमन के लिए, और शनि की दृष्टि यहाँ पे भाग्य के लिए ठीक ठाक होगी। लेकिन वही शनि अगर देखें तो यहाँ पे भी स्वग्रही हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो दाम्पत्य के क्षेत्र में थोड़े कमजोर परिणाम जरूर कर रहे थे, पर नवांश कुंडली के लिए वो अच्छे होते हैं। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति के जीवन में कई बार उसका उदार मना होना और अपने काम पे फोकस के साथ आगे बढ़ने का प्रभाव वो देते रहेंगे। शनि की दशा में व्यक्ति के जीवन में भाग्य का लाभ मिल सकता है। शनि की दशा में व्यक्ति के जीवन का कर्म का क्षेत्र विकसित हो सकता है। शनि की दशा में व्यक्ति के कई क्षेत्र सुचारू रूप से चलने लगेंगे और व्यक्ति का कार्य क्षेत्र बेहतर होगा।
बल के आधार पर अगर मैं इनकी कुंडली की बात करूं तो सूर्य हमेशा ही शुभदायी होंगे, चंद्रमा आधा अच्छे आधा बुरे, मंगल हमेशा ही अच्छे, बुध अच्छे नहीं, गुरु सामान्यतया बेहतर से भी और ज्यादा बढ़िया, गुरु के बाद शुक्र अच्छे नहीं है, शनि अच्छे नहीं है, राहु जन्म कुंडली में अच्छे हैं और बुरे भी हैं, और केतु अच्छे नहीं है। अब अच्छे और बुरे और अच्छे नहीं है में क्या अंतर है? मतलब राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है या राहु अगर जन्म कुंडली में थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे हैं, इसका सीधा सा स्पष्ट उत्तर ये होगा, मतलब ये है कि वो अपनी दशा काल में दोनों ही तरीके के परिणाम देते देखे जाएंगे। कुछ चीजें अच्छी होंगी जीवन में, जैसे लाभ भी होगा, पर वो उसके ऊपर आपको दबाव में ये रखते हैं कि आपको उस प्राप्त धन को कैसे सुनियोजित ढंग से खर्च करना है और उस धन का सही तरीके से लाभ कैसे लेना है, उस दौरान अपने व्यय को कैसे कंट्रोल करना है और उस दौरान अपने व्यक्तित्व पे कैसे काम करना है, उस दौरान आपको अपने निर्णय में कितना जल्दबाजी बरतने की आवश्यकता है और कितनी गंभीरता से उस निर्णय को परखने की आवश्यकता है, यही बात कहेंगे। लेकिन वहीं अगर मैंने जो बात कही है कि सूर्य हमेशा ही अच्छे परिणाम करेंगे, मतलब वो अपना फिजिकल नेचर या फिर जो उनका एक कैरेक्टर होता है सूर्य का, क्रूरतम शुभ ग्रह, मतलब क्रूरतम स्थिति को, अब सूर्य की जो स्थिति होगी वो इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे, यानी कि व्यय वो करवा सकते हैं और जल्दबाजीपन में व्यक्ति व्यय कर सकता है, नेत्रों की समस्या हो सकती है, माथे का दर्द हो सकता है, मतलब ये इनका एक नेचर होगा जो वो प्ले करेंगे अपनी दशा के दौरान। परंतु वो चाहे कैसी भी अवस्था में रहेंगे, आपके सपोर्ट के लिए खड़ा रहेंगे, आपके पिता आपके आत्मबल के रूप में, आपकी महत्वाकांक्षा के रूप में, आपकी साहस के स्थिति के रूप में वो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको कभी भी वो कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये बात होगी। जहां ग्रह अपना कभी भी नेचर नहीं छोड़ता है, वहीं पे अगर वो आपकी कुंडली में शुभदायी बन रहा है, शुभ भावों में बैठा है, शुभ भावों के अधिपति के साथ बैठा है, मित्रवत होकर के बैठा है, अधिपति के साथ बैठा है, तो निसंदेह वो आपके साथ खड़ा रहेगा। क्लियर है? अगर भवन वगैरह का कभी भी प्रयास करना हो, गाड़ी घोड़ा लेना हो, तो गुरु की दशा में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, चंद्रमा की दशा में सपोर्ट मिल जाएगा और सूर्य की दशा में सपोर्ट मिल जाएगा। विवाह आदि गुरु शुक्र और सूर्य की दशा में, और साथ ही साथ शुक्र की दशा में भी चीजें बनती हैं, चंद्रमा भी सपोर्ट करेंगे। नौकरी आदि में पदांतरण अगर करना हो, कभी पद वृद्धि करनी हो या कोई ट्रांसफर लेना हो, तो केतु और मंगल और शनि इनको देख लेना चाहिए। दान वगैरह जब भी करना हो तो इनको कभी भी बचना चाहिए श्रुतविखा नक्षत्र में, दान और दवाइयां और कोई भी धार्मिक कृत्य करने से बचना चाहिए। दिशा के आधार पर पूर्व दिशा सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी, अंक के आधार पर 11 तारीख अच्छी रहेगी, दिन के आधार पर मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ इनकी कुंडली के लिए सिंह और धनु राशि के लोग अच्छे रहेंगे। अब क्या बताऊं, अष्टक वर्ग में अगर मैं बात करूंगा, जब थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं तो यहां पे भी कर देता हूं, तो अष्टक वर्ग के आधार पर आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी स्थिति बन रही है वो मुझे लगता है कि देवगुरु बृहस्पति की ही बन रही है। इसका मतलब है कि वो आपकी कुंडली में परिणाम देंगे और अच्छे देंगे। दूसरे नंबर पे राशियों के आधार पर अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा कर्क राशि को बल मिलेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब क्या बताऊं, 2-3 चीजें और बताता हूं। कुछ चीजें आपको आपकी कुंडली बता देती हैं और कुछ चीजें माता पिता के ऊपर आश्रित होती हैं। मतलब मैं ये प्रत्येक माता पिता से ये बात कहना चाहता हूं जो भी मुझे देख रहे हैं कि आप उस व्यक्ति के मोक्ष के कारक हैं। मतलब कैसे? माता और पिता किसी भी, जैसे मैं अगर जन्म मैंने दिया है तो मेरे मोक्ष के कारक मेरे माता पिता होंगे, और वो ऐसे कि उन्होंने मुझे संस्कार कितने अच्छे और कितने मजबूत दिए हैं। आए दिन में जब भी बात करता हूँ लोगों से, तो कई बार मेरी बात ऐसे माता पिता से होती है जो ये कहते हैं, नहीं पंडित जी मैं तो उसे छुप के बात कर रही हूँ, वो तो इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं रखता। इसकी जिम्मेदारी उस बच्चे की नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी आपकी थी, क्योंकि आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया। कुछ न कुछ रिक्तता अवश्य थी जिसके कारण आपका बच्चा कम से कम पढ़ाई करने के साथ साथ ये चीज़ नहीं जान पाया था। क्योंकि जब उसे ये बात पता थी कि निसंदेह मैं जहाँ से आता हूँ उसके जड़ कितने कमज़ोर और कितने मजबूत हैं, यह सत्य सनातन शुद्ध प्रकृति धर्म जो हम जहाँ से आते हैं, यह निसंदेह इतनी खोखली नहीं हो सकती कि अगर कोई सवाल उठाए तो वो कमज़ोर पड़ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इसी तरीके से मतलब कहने का यह है कि आप सीधे तरीके से उसे इस बात का हमेशा ही एहसास कराते रहें और उसे ये भरोसा दिलाते रहें
कि ऊपर बैठा जो ईश्वर है वो तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार करते हुए बैठा हुआ है और तुम्हारे अंदर विचार के रूप में भी विद्यमान है। तुम्हारे मन और प्राण और चित्त और अहंकार के रूप में वो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तुम्हारे अंदर जो समानुपात की स्थिति बनी है पृथ्वी जल अग्नि तेज वायु और आकाश की, उस निश्चित रूप से उसके ही भाव है और वही एलिमेंट के रूप में, हमारे तत्व के रूप में, हमारे तत्वतः हमारे परमात्मा हमारे शरीर में तत्व के रूप में विराजमान है। उस पर कभी भी प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब है बैलेंस को न्योता देना, डिसबैलेंस करने के लिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।